तो चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। आज हमारे पास भारतीय कृषि की कहानी बताने वाले कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, और ये सिर्फ मतलब खेती बाड़ी या जीडीपी के आंकड़ों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत की आत्मा की कहानी है, उस लय की कहानी है जिस पर करोड़ों जिंदगियां धड़कती हैं। बिल्कुल सही कहा। जब हम भारतीय कृषि की बात करते हैं तो हम असल में मानसून के बादलों की, नदियों के बहाव की और वो जो मिट्टी की सौंधी खुशबू होती है, हम उसकी बात कर रहे होते हैं। हाँ, ये एक आर्थिक गतिविधि से कहीं ज्यादा है। ये तो प्रकृति के साथ एक बहुत गहरा, हजारों साल पुराना रिश्ता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी कमाल के हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथों के हवाले हैं, कुछ मॉडर्न रिसर्च पेपर्स हैं और कुछ जमीनी रिपोर्टें भी। तो आज हम इन्हीं की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय कृषि का ये जो विशाल और जटिल ताना बाना है वो काम कैसे करता है। और इस समय के साथ बदला कैसे है। हाँ, और आज इसके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं, और सबसे जरूरी सवाल, क्या हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी हमारी मदद कर सकता है। यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। ये देखना कि कैसे एक किसान के एक हाथ में आज भी वो ज्ञान है जो शायद शायद हड़प्पा सभ्यता से चला रहा है। और दूसरे हाथ में एक स्मार्टफोन है। बिल्कुल, दूसरे हाथ में स्मार्टफोन है जो उसे मौसम का हाल बता रहा है। इसी संगम को आज हम थोड़ा खंगालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस बुनियादी लय से, उस संगीत से जिस पर भारतीय खेती कह सकते हैं कि नाचती है। मेरा मतलब है फसल के मौसमों से। खरीफ और रबी। हाँ, हम सबने स्कूल में खरीफ और रबी के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है ना। हाँ, ये सिर्फ दो नाम नहीं है, ये पूरे साल का एक चक्र है। 3 मुख्य मौसम है, खरीफ, रबी, और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा मौसम ज़ैद। जायद। और जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि खरीफ और रबी ये दोनों अरबी भाषा के शब्द हैं। अच्छा। जी हाँ, खरीफ का मतलब है पतझड़ और रबी का वसंत। ये नाम मुगल काल में ज्यादा प्रचलित हुए। अरे वाह, मतलब इन नामों में भी एक कहानी छिपी है। पर इससे पहले भी तो कुछ कहते होंगे। जरूर थे। संस्कृत में इनके अपने नाम थे। खरीफ की फसलों के लिए केदार, रबी के लिए हेमन और जायद के लिए ग्रैश्मिक। ग्रीष्मिक मतलब ग्रीष्म से जुड़ा हुआ। हाँ, तो ये दिखाता है कि ये चक्र कितना प्राचीन है। ये मुगलों से भी हजारों साल पहले से चला रहा है। तो खरीफ से शुरू करते हैं। इसे मानसून की फसल भी कहते हैं, सही है? एकदम। इसकी पूरी कहानी ही मानसून के इर्द गिर्द घूमती है। जून जुलाई में जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तब किसान बुआई शुरू करते हैं। और इन फसलों को पानी बहुत चाहिए होता है। बहुत ज्यादा पानी और गर्म नम मौसम। चावल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके लिए खेत पानी से लबालब भरे होने चाहिए। फिर मक्का, कपास, गन्ना, मूंगफली, ये सब खरीफ की ही फसलें हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि खरीफ एक बहुत बड़ा जुआ है। अगर मॉनसून देर से आया या कम बरसा या फिर जरूरत से ज्यादा बरस गया तो पूरी फसल बर्बाद। बिल्कुल। किसानों की नजरें तो बस आसमान पे टिकी रहती हैं। भारत की लगभग 60% खेती आज भी बारिश पर ही निर्भर है। और खरीफ उसका दिल है। हाँ, एक अच्छा मानसून पूरे देश की इकॉनमी को ऊपर उठा सकता है और एक खराब मानसून उसे नीचे ला सकता है। इतना सीधा कनेक्शन है। और खरीफ की कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में, ठीक सर्दियों की शुरुआत में। और फिर खेत तैयार होते हैं अगली कहानी के लिए, यानी रबी के लिए। सही। रबी मतलब सर्दियों की फसलें। बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच और कटाई होती है मार्च अप्रैल में। अब यहाँ माहौल बिल्कुल उल्टा है। आसमान साफ, मौसम ठंडा और पानी की कमी। हाँ, तो फिर इन फसलों को पानी कहाँ से मिलता है? यहीं पर सिंचाई या इरिगेशन का रोल आता है। खासकर उत्तर भारत में, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ गेहूं की फसल पूरी तरह से नहरों, ट्यूबवेल और भूजल पर निर्भर करती है। अच्छा, इसीलिए इसे सिंचित फसल भी कहते हैं। बिल्कुल। हालांकि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में लौट से हुए मानसून से थोड़ी बारिश हो जाती है, जो वहाँ की रबी फसलों के लिए अच्छी होती है। और रबी की मुख्य फसलें? गेहूं तो है ही, जाहिर है। गेहूं तो राजा है रबी का। इसके अलावा जौ, चना, मटर और सरसों, वो जो पीले फूलों से खेत के खेत भर जाते हैं, वो सब रबी की ही शान है। और फिर इन दोनों बड़े मौसमों के बीच एक छोटा सा गैप आता है, मार्च से लेकर जून तक का। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारतीय किसानों ने इस समय का भी एक बड़ा शानदार इस्तेमाल निकाला है। हाँ, ये है जायद का मौसम। ये एक तरह का बोनस सीजन है। इसमें वो फसलें उगाई जाती हैं जो बहुत तेजी से बढ़ती हैं और जिन्हें गर्मी बर्दाश्त करने की आदत होती है। जैसे कि तरबूज और खरबूजा। मतलब गर्मियों की सबसे बड़ी राहत हमें जायद के मौसम से ही मिलती है। बिल्कुल।
तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, कुछ सब्जियां, ये सब जायद की ही देन है। ये दिखाता है कि हमारे किसान जमीन के एक एक इंच और साल के एक एक दिन का कितना बेहतरीन उपयोग करना जानते हैं। एक बात और जो इन स्रोतों से निकलकर आती है वो है क्षेत्रीय विविधता। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे देश में एक ही समय पर एक ही चीज हो रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, जहाँ पानी की कमी नहीं है, वहाँ किसान एक साल में चावल की 3-3 फसलें तक ले लेते हैं। हाँ, ये कृषि जलवायु विविधता ही तो भारत की सबसे बड़ी ताकत है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान, कहीं तटीय मैदान। हर जगह की अपनी फसल, अपना चक्र और अपना एक अलग ज्ञान है। और ये ज्ञान कोई 100-200 साल पुराना नहीं है। अब यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। जब हम इन स्रोतों में भारतीय कृषि के इतिहास को देखते हैं तो दिमाग घूम जाता है। ये सचमुच हैरान करने वाला है। एक स्रोत बताता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदानों में जो चावल के दाने मिले हैं वह कार्बन डेटिंग के हिसाब से 7वें या 8वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व के हैं। 1 मिनट, 8वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग 10,000 साल पहले। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, हम तो सोचते हैं कृषि कुछ हजार साल पुरानी है, पर ये तो हिमयुग के ठीक बाद की बात हो गई। अद्भुत। और सिर्फ चावल ही नहीं, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में जौ और बाजरे की खेती के सबूत भी उतने ही पुराने हैं। और बात सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं थी, वो तकनीक में भी बहुत आगे थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता के लोग लगभग 4,500 साल पहले गेहूं, जौ, चावल तो उगा ही रहे थे, लेकिन कालीबंगन जो राजस्थान में है, वहां एक जुता हुआ खेत मिला है। उसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि उस खेत में 2 तरह की जुताई के निशान हैं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अच्छा, पुरातत्वविदों का मानना है कि यह इंटरक्रॉपिंग का दुनिया का सबसे पुराना सबूत है। इंटरक्रॉपिंग मतलब एक साथ 2 फसलें उगाना। हाँ, एक ही खेत में एक ही समय पर 2 अलग-अलग फसलें। हाँ, जैसे चना और सरसों। हाँ, ये एक ऐसी तकनीक है जो आज भी किसान इस्तेमाल करते हैं। कमाल है। मतलब वो मिट्टी की सेहत और रिस्क कम करने के बारे में आज से 4,500 साल पहले सोच रहे थे कि अगर एक फसल खराब हो गई तो दूसरी तो बचेगी। यही तो दूरदर्शिता है। और ये सारा ज्ञान सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बढ़ा, इसे बाकायदा लिखा भी गया। हमारे स्रोतों में कई प्राचीन ग्रंथों का जिक्र है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वराह मिहिर की बृहत संहिता और एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है सुरपाल का वृक्षायुर्वेद। वृक्षायुर्वेद मतलब पेड़ों के जीवन का विज्ञान। बिल्कुल, ये पूरा ग्रंथ ही पौधों की सेहत पर है। इसमें बीजों को बोने से पहले तैयार करने की ऐसी ऐसी विधियां हैं कि आप हैरान रह जाएंगी। एक जगह लिखा है कि बीजों पर पहले दूध छिड़कें, फिर उन्हें गोबर से मलें और फिर शहद लगाकर सुखाएं। दूध, गोबर और शहद, ये सुनने में तो किसी रस्म जैसा लगता है। देखने में शायद लगे, लेकिन इसके पीछे गहरा विज्ञान है। सोचिए, वो सिर्फ बीज बो नहीं रहे थे, वो बीज का इलाज कर रहे थे। दूध और शहद में एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो बीज को जमीन में सड़ने से बचाते हैं। सही। और गोबर एक प्राकृतिक उर्वरक का काम करता है। ये एक तरह की प्राचीन बायोकेमिस्ट्री थी, जो बीजों को बीमारियों से बचाने और उन्हें तेजी से अंकुरित होने में मदद करती थी। ये तो सच में अद्भुत है। तो ये तो हुई ग्रंथों और इतिहास की बात, पर ये सारा ज्ञान टिका किस पर था? जाहिर है जमीन और पानी पर। बिल्कुल, बुनियाद तो वही है। और भारत में तो मिट्टी और पानी की कहानी भी अपने आप में अनोखी है। अनोखी से भी बढ़कर भारत में मिट्टी की इतनी ज्यादा किस्में हैं कि इसे एक मिट्टियों का महाद्वीप कहा जा सकता है। स्रोत बताते हैं कि देश को 15 अलग-अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है और यहाँ 6 प्रमुख प्रकार की मिट्टियां हैं। जलोढ़, काली, लाल। हाँ, जलोढ़, ताली, लाल, लैटराइट, रेतीली और पर्वतीय मिट्टी। और हर मिट्टी की अपनी एक खासियत है। जैसे मैंने पढ़ा है कि काली मिट्टी को कपास मिट्टी या रेगोर मिट्टी भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये कपास की फसल के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन मिट्टियों में से एक है। इसकी खासियत है कि ये नमी को बहुत देर तक सोख कर रखती है, जो कपास जैसी लंबी फसल के लिए जरूरी है। और उत्तर भारत के मैदानों की जलोढ़ मिट्टी, वो तो सोना है, नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनी है। इतनी उपजाऊ है कि उसने सदियों तक बड़े बड़े साम्राज्यों का पेट भरा है। हर मिट्टी का एक खास फसल से गहरा रिश्ता है। और मिट्टी के बाद आता है पानी। स्रोतों में 2 मुख्य तरीकों का जिक्र है। एक तो वर्षा आधारित खेती, जिसकी हमने बात की, और दूसरी है सिंचित खेती। और भारत में सिंचाई का इतिहास भी सिंधु घाटी सभ्यता जितना ही पुराना है। वहां नहरों और जलाशयों के सबूत मिले हैं।
लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है हमारी पारंपरिक सिंचाई प्रणालियां। अच्छा, जो मतलब बिना आधुनिक इंजीनियरिंग के बनाई गई थी। हाँ, और सदियों तक चली। जैसे महाराष्ट्र की फड़ प्रणाली, इसमें नदी के पानी को मोड़ने के लिए एक अस्थायी बांध बनाकर नहरों के नेटवर्क से पानी को कई गांवों तक पहुंचाया जाता है। और ये पूरा सिस्टम समुदाय मिलके चलाता है। बिल्कुल। या फिर मेघालय की बांस ड्रिप सिंचाई को देखिए। वहां के किसान झरनों के पानी को बांस के पाइपों के जरिए सैकड़ों मीटर दूर अपने खेतों तक ले जाते हैं और पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। बांस के पाइप से ड्रिप इरिगेशन, ये तो वही तकनीक है जिसे आज हम इजराइल की देन मानते हैं और प्लास्टिक पाइप का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और वो लोग ये सदियों से कर रहे हैं। यही तो बात है। ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक नवाचार का एक बेहतरीन मेल है। आज हम ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका मूल सिद्धांत तो वही है, पानी की हर बूंद का सही इस्तेमाल। तो यहाँ हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहाँ परंपरा और तकनीक का संगम होता है। आज का भारतीय किसान एक अजीब सी दुनिया में जी रहा है। एक तरफ उसके पास पुरखों का ज्ञान है और दूसरी तरफ सैटेलाइट और ड्रोन जैसी तकनीकें हैं। और ये संगम हर चीज में दिखता है। मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पारंपरिक तरीके हैं, जैसे फसल चक्र अपनाना, मतलब एक ही खेत में हर मौसम में अलग अलग फसलें उगाना ताकि मिट्टी के पोषक तत्व बने रहें। हाँ, या फिर पंचगव्य जैसे जैविक उर्वरकों का उपयोग, जो गाय के 5 उत्पादों दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र से बनता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या पंचगव्य जैसी पारंपरिक खादें आज की 140 करोड़ की आबादी का पेट भरने के लिए काफी उत्पादन दे सकती हैं? ये एक बहुत जरूरी और जटिल सवाल है, और इसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं है। देखिए, आधुनिक रासायनिक उर्वरकों ने पैदावार बढ़ाई है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने हरित क्रांति में ये देखा है। लेकिन लंबी अवधि में उन्होंने मिट्टी को नुकसान भी पहुंचाया है। बिल्कुल। तो आज की चुनौती संतुलन बनाने की है। कैसे हम आधुनिक विज्ञान की मदद से पारंपरिक तरीकों को और ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। और ये संतुलन सिर्फ खाद में ही नहीं, बीजों में भी दिखता है। एक तरफ बीजों को सहेजने की परंपरा है। किसान अपनी अच्छी फसल में से कुछ बीज अगली बुवाई के लिए बचाकर रखते हैं। उन्हें बीजामृत जैसे लेप से उपचारित करते हैं, जो गाय के गोबर और मूत्र से बनता है, ताकि बीज स्वस्थ रहें। और दूसरी ओर हमारे पास आधुनिक हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज हैं, जो ज्यादा उपज देने का वादा करते हैं, कीटों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। इन्होंने कई क्षेत्रों में किसानों की आय बढ़ाई भी है। लेकिन इन आधुनिक बीजों के साथ एक चुनौती भी है, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में बार बार आता है। इनसे जो फसल होती है, उसके बीजों को अगली बुआई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, या करने पर उतनी अच्छी फसल नहीं होती। इसका मतलब है कि किसान को हर साल बीज खरीदने के लिए कंपनियों पर निर्भर होना पड़ता है। हाँ, ये निर्भरता एक बड़ी आर्थिक और सामाजिक बहस का मुद्दा है। ये किसानों की स्वायत्ता को कम करता है और पारंपरिक बीज की किस्मों को खतरे में डालता है, जो सदियों से हमारी स्थानीय मौसम और मिट्टी के अनुकूल रही हैं। और इस पूरी कहानी में खेत में हल चलाने से लेकर फसल काटने तक एक किरदार है जिसकी हम अक्सर अनदेखी कर देते हैं। महिलाएं। स्रोत को चौंकाने वाले आंकड़े देते हैं। चौंकाने वाले और बहुत महत्वपूर्ण। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कुल लोगों में 75% से ज्यादा महिलाएं हैं। 75%? जी हाँ। बीज बोने से लेकर निराई, गुड़ाई, कटाई और फिर फसल को सहेजने तक ज्यादातर सबसे मेहनत वाले काम वही करती हैं। लेकिन जब हम किसान की बात सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक पुरुष की तस्वीर उभरती है। सही बात है। और कृषि संपत्ति का मालिकाना हक भी ज्यादातर पुरुषों के पास ही होता है। बिल्कुल। तो इस सारी बातचीत का कुल मतलब क्या है जब हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखते हैं? प्राचीन इतिहास, फसल चक्र की लय, मिट्टी और पानी की कहानी और ये परंपरा तकनीक का संगम, तो क्या तस्वीर उभरती है? तस्वीर ये उभरती है कि भारतीय कृषि सिर्फ फसलें उगाने की एक प्रक्रिया नहीं है। ये असल में अनुकूलन यानी एडेप्टेशन की एक असाधारण 10,000 साल लंबी कहानी है। अनुकूलन की कहानी? हाँ, ये कहानी है कि कैसे इंसान ने प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठाया है, उससे सीखा है और लगातार बदलती परिस्थितियों में खुद को ढाला है। वाह, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और ये आज हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल के सामने लाकर खड़ा करता है। देखिए, स्रोतों से ये तो साफ है कि ये हमेशा परंपरा और नवीनता के बीच संतुलन साधने का प्रयास रहा है। लेकिन आज जब जलवायु परिवर्तन हमारे मॉनसून के पैटर्न को बदल रहा है,
जब खेती की ज़मीन घट रही है और पानी का संकट गहरा रहा है, तो असली सवाल ये नहीं है कि हम पुराना चुनें या नया। तो फिर सवाल क्या है? सवाल यह है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतीत के गहरे पारिस्थितिक ज्ञान को भविष्य के शक्तिशाली उपकरणों के साथ समझदारी से कैसे जोड़ सकते हैं। क्या हम बांस से ड्रिप इरिगेशन बनाने वाली बुद्धि को ड्रोन तकनीक के साथ मिला सकते हैं? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।